नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूएस क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो हिस्ट्री के कुछ 25 क्वेश्चन हैं जिन पर हम डेली डिस्कस करते हैं, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसके बटन को जरूर दबाएं, जिससे से ज़्यादा लोगों तक जो है आपके पास समय से हमारी जो नई नई अपडेट है वो पहुंचती रहे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है यहाँ पर एक सूची दे रखी है। सूची से आपका मिलान करना है कि कौन सा आंदोलन है। एक तरफ कुछ आंदोलन दे रखे हैं और एक तरफ उनके कुछ जो सेंटर्स हैं, यानी कि जहाँ से वो प्रारंभ हुए, वो दे रखे हैं। और ये आपको मिलान करने हैं कि कौन सा आंदोलन कहाँ से संबंधित है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो लिखा हुआ है मोपला जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो मोपला जो विद्रोह है भैया, वो केरल से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। दूसरा है पवना विद्रोह। जो पवना विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो आपका बंगाल से शुरू हुआ है। तीसरा है एका आंदोलन। ये कहाँ से हुआ है, ये आपका अवध से हुआ है। और चौथा यानी कि डी बिरसा मुंडा विद्रोह, ये हुआ है आपके बिहार और झारखंड से इसकी शुरुआत। तो इसमें ये आपके सामने मैंने सही मिला दिए हैं। अब आपको देखना है कूट कौन सा सही है। तो इसमें बनता है, जो सही कूट बनता है वो है ए का फर्स्ट, बी का इससे बनता है थर्ड, सी का जाता है आपका फोर्थ, और डी का सही आंसर जाता है आपका सेकंड, यानी 1 3 4 2। 1 3 4 2, और वो आपके पहले विकल्प में ही मिलते हैं। और इसमें जो हमारा पहला विकल्प है वही आपका सही है। डिस्क्रिप्शन देखिए, लिखा हुआ है 1921 में अली मुसालियार के नेतृत्व में केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ। पपना विद्रोह 1873-76 में बंगाल में हुआ। किसानों के द्वारा यह आंदोलन था। 1921 में संयुक्त प्रांत में माद्री पासी के द्वारा एकता आंदोलन शुरू किया गया। एकता आंदोलन एक किसान आंदोलन है जो हरदोई, बहराइच और सीतापुर अवध में सामने आया। 1895 में बिरसा मुंडा विद्रोह आधुनिक बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। लिखा हुआ है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, यानी कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग की बात हो रही है। और कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का विरोध किया, या 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, या 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थ रहे, या देशी शासकों के खिलाफ लड़ा। भारत के मध्यम शिक्षित वर्ग की बात होती है। तो भारत का जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, कहता है कि ये वो वर्ग था जिसने 1857 की क्रांति के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अंग्रेजों से मुकाबला करना कोई साधारण बात नहीं है। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए एक संगठित सेना का होना जरूरी है, आयुध भंडार का होना जरूरी है, जो कि भारतीयों के पास नहीं थे। और इसीलिए ये जो आंदोलन, मतलब ये जो वर्ग था, जिसे हम कहते हैं मध्यम शिक्षित वर्ग, ये 1857 की क्रांति के प्रति जो है तटस्थ रहा। यदि हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो ये बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई। बैरकपुर के बाद ये झांसी, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, बरेली, इन सब में क्या है, इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। मुख्य राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की दत्तक ग्रहण निषेध प्रणाली थी, या राज्य हड़पने की नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। भारत में शिक्षित वर्ग 1857 के आंदोलन से अलग रहा, या उनके प्रति क्या है, तटस्थ रहा। तो सही आंसर सी है। लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए और साथ ही उन्हें विशेष निर्देश दिए गए थे कि वे भारतीय महाद्वीप को विभाजित करें, यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखें, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को एक्सेंड करें और विभाजन को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस को राजी करना। कहा जाता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत भेजे गए
तो लॉर्ड माउंटबेटन से भारत भेजने के लिए कहा गया। तो उनसे कहा गया कि वो कोशिश करे कि भारत और पाकिस्तान का जो है अलग बंटवारा ना हो, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही क्या है उन दोनों देशों का आपस में बंटवारा हो। तो इस कंडीशन में जो है उसका पहला डिसीजन था इनका कि वो संभव हो सके तो भारत को एकजुट रखे, और इसी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ही कहता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम वायसराय हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी मांग पर अड़ा रहा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब ये मांग अड़ी रही, तो उन्होंने क्या है भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया। भारत के दो भाग हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने ब्रिटिश भारत के विभाजन को टालने की भरसक कोशिश की। उन्होंने देशी राज्यों और मुस्लिम लीग को खुश करने के प्रयास किए। उम्मीद की कि एक विभाजन को नजरअंदाज किया सकता है, लेकिन आखिरकार 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना पर आधारित था, अतः यह सही उत्तर है तीसरे का बी। 14 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक कथन दे रखा है और एक उसका कारण दे रखा है। इनमें आपको सही कौन सा कथन और कौन सा उसका कारण या परिणाम है ये तय करना है। कथन क्या है जरा देखिएगा। कथन लिखा हुआ है ये, यहाँ से शुरुआत करिएगा, देखिएगा अभिकथन क्या है और कारण क्या है। अभिकथन कहता है खिलाफत आंदोलन को शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों में साम्राज्यवादी विरोधी प्रमुख तत्व थे। तो ये दोनों ही सत्य हैं, और जो आर कारण दे रखा है वो एक ही व्याख्या है। क्योंकि यदि आप खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं जो कि 1919 में शुरू हुआ और 1924 तक चला, बाद में यह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जाके मिल गया। कहा जाता है कि इस 1919 में इस खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत थी वो सैयद बंधुओं मोहम्मद अली और दूसरे उनके भाई शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया, मौलाना आजाद। इसके अलावा इसमें अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैयों को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की तय मिला दिया। कथन सही है, और राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रमुख तत्व थे, यह कथन भी सत्य है। अतः पिछले कथन का सही कारण फर्स्ट, यानी कि इसमें सही रीजन है, सही कारण है और सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 फिर वैसे का वैसा ही दे रखा है कि यहाँ पर कुछ रीजन है कुछ कारण है। लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ला दिया। राष्ट्रीय खिलाफत क्वेश्चन नंबर 4 तो 5th एक ही है, तो इसका सही आंसर आपका ए ही रहेगा, 5th का ए। दोनों क्वेश्चन सेम है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लिखा हुआ है भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला विधेयक 1911 में खारिज कर दिया गया था। यदि प्रत्येक कृषक पढ़ सकता तो असंतोष बढ़ जाता। ये रीजन दे रखा है, तो ये भी एक कथन है एक कारण है। देखिएगा एक अभिकथन है और एक कारण है, इसमें आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो पहला वाला ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। कहता है कि जो पहला बिल था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीयों के पढ़ने लिखने की बात की, लेकिन अंग्रेजों का मानना यह था कि यदि भारतीय जो वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसमें किसान आता है, जो अनुसूचित जातियां हैं जनजातियां हैं, ओबीसी का जो वर्ग है, यदि ये पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के खिलाफ ही बगावत करेगा। तो उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो उसका सही आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं। लिखा हुआ है वर्ष 1911 में उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधानमंडल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया, लेकिन गोखले द्वारा पेश किया गया बिल विधानसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर भारत के किसान मजदूर बुनकर आदि साक्षर और शिक्षित हो गए तो सरकार के खिलाफ असंतोष और बढ़ जाएगा। यानी कि अपने शासन को सुरक्षित करने की दृष्टि से उन्होंने इस बिल का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है एक अभिकथन और एक कारण दे रखा है। लिखा हुआ है कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन में केवल गोरे शामिल थे।
ठीक है, सही आंसर। एक अभिकथन है, एक कारण है। यदि आप दोनों के बारे में देखते हैं तो कांग्रेस ने कृषि प्रस्तावों को खारिज कर दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी का एक बयान था। गांधी जी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन क्या है, एक पोस्ट डेटेड आउटडेटेड चेक है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम देश को 1948 तक आजादी प्रदान कर देंगे, लेकिन गांधी और नेताओं का मानना था कि हम देश को 1947 में ही आजाद करा लेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक पोस्ट डेटेड चेक कहा या उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो पहला कथन जो सही है कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, सही है। क्रिप्स मिशन में केवल गोरे शामिल थे, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ए और आर है तो दोनों सत्य, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए खारिज नहीं किया गया कि उसमें गोरे थे, क्योंकि उनकी जो अनुशंसाएं हैं वो गलत थी, इसलिए इसके लिए खारिज किया गया। आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। लिखा हुआ है गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, ये एक अभिकथन है। और कारण है चौरी चौरा की हिंसा ने उन्हें आंदोलन रोकने के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल सही है। जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चालू किया गया, प्रारंभ किया गया, तो यह आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन कहा था कि 5 फरवरी के समय जो है 1922 में चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, वहां पे कुछ क्रांतियों के द्वारा एक थाने में आग लगा दी गई और वहां पर कुछ पुलिस वालों की जलकर उसमें मौत हो गई। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य, जो मेरा आंदोलन है, उसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस हिंसा को जिम्मेदारी मैं लूं और इस आंदोलन को मैं वापस लेता हूं। तो इसके ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। लिखा हुआ है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खान को निम्नलिखित का पोर्टफोलियो सौंपा गया था। क्योंकि लियाकत अली खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेताओं में थे। कहता है पाकिस्तान की जो मांग की जा रही थी उस मांग पर विचार करने वालों में लियाकत अली खान भी थे। तो जब अंतिम सरकार गठन किया गया तो उनके लिए वित्त मंत्रालय का जो है वो पोर्टफोलियो दिया गया, उनके लिए वित्त मंत्रालय जो है वो प्रदान किया गया था। नवाबजादा लियाकत अली खान 1896 से 1951 एक भारतीय मुस्लिम राजनेता और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को दी जाने स्वतंत्रता के रूप पर बातचीत में बारीकी से शामिल थे। जब भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए अपने उम्मीदवारों को भेजने के लिए कहा तो लियाकत अली को केंद्रीय मंत्रिमंडल लीग समूह का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। उन्हें पहले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वित्त विभाग भी सौंपा गया था, अतः सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई क्योंकि दो राष्ट्र का सिद्धांत तब उन्हें स्वीकार था नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भरसक कोशिश की थी कि देश का विभाजन 2 भागों में ना हो, लेकिन मजबूर होकर कांग्रेस को यह बात माननी पड़ी। तो पहला तो उसका आंसर कहीं से कहीं तक नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था और कांग्रेस संबंध में असहाय थी, बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि कांग्रेस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और वो असहाय स्थिति में अब नहीं थी। तीसरा है वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि 1947 में देश में सांप्रदायिक दंगे फैले, क्योंकि यदि देश का विभाजन नहीं किया जाएगा तो देश में सांप्रदायिक दंगे फैलने शुरू हो जाएंगे और इनकी शुरुआत भी हो चुकी थी। तो इन सांप्रदायिक दंगों से बचने के लिए ही कांग्रेस के द्वारा देश के विभाजन को बड़े भारी मन से जो है मंजूरी दी गई थी और यही इसका सबसे ऑथेंटिक आंसर है। फोर्थ है अन्यथा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर खो देता, इसका कोई लेना देना नहीं है, देश तो आजाद होना ही था, लेकिन वे सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे और इसीलिए क्या है उन्होंने देश के विभाजन की जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी थे,
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे। तो कहा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे और वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। सही है, कार्य समिति के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था, तो यानी कि बी आंसर इसमें सही है। देखिए लिखा हुआ है भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वे नीति निर्माण के संरक्षक थे। जेबी कृपलानी 1947 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लिखा हुआ है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तिलक की होम रूल लीग, तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। महात्मा गांधी का आगमन 1915 में। ठीक है, कामागाटारू जो हादसा है ये 1913 में हुआ था। सही है, तो इसका सही क्रम होना चाहिए था आपका 2-3-1। 2-3-1 यदि ऑप्शन देखते हैं तो वो डी में जाता है, तो आंसर सही होगा आपका डी। ठीक है, कामागाटारू कहते कि एक जहाज था जिस पर भारतीय लोग जो थे वो कनाडा में जा रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा इस जहाज को बंदी बना लिया गया, तो बाद में यही कामागाटारू की घटना के नाम से जानी गई। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में महाराष्ट्र में की गई। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वही बात जो मैं बोल रहा था, सब कुछ वही उसमें दे रखा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। सर कामागाटारू की जो घटना है ये 1913 का किएगा, 14 कर दीजिएगा। ये मैं 1913 लेके आऊँ, इसे आप 1914, तो 14, 15, 16 ये लगातार घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। कांग्रेस ने महसूस किया कि भारत के लोग स्वराज के हकदार हैं और सदस्यों के बीच में मतभेद थे। कहा है कि साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा दिया गया और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, इसीलिए क्या है इसका विरोध किया गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए तो आप उसके सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लिंक दे रखा है नीचे, वहां पर आप जाकर के आए ये सारी चीज़ों की जो है आप फोटो ले सकते हैं। सामान्य रूप से भारतीय मुसलमान चरमपंथी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, चरमपंथी नेताओं का मुस्लिम विरोधी रवैया, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता दिखाई गई या हिंदू अतीत का राग अलापना की अतिवादियों की नीति। कहा था कि जो भारतीय मुसलमान है वो क्रांति में सम्मिलित नहीं हुआ और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुसलमानों को अलग थलग रखा गया और अति हिंदूवादी जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा प्रभावी हुआ। हिंदुओं के प्रति एक अलग नजरिया, एक अलग दृष्टिकोण जो है उसने प्रभाव डाला। तो इसका सही आंसर है आपका डी, हिंदू अतीत का राग अलापने के लिए अतिवादियों की नीति जो है वो इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उनका विचार था कि हिंदू अतीत का राग अलापने की अतिवादी नीति, न कि मुसलमानों को तिलक द्वारा शिवाजी जयंती और गणेश मनाना और स्वदेशी आंदोलन के दौरान पवित्र नदियों पर डुबकी लगाना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस घटना की मोंटेग ने निवारक हत्या के रूप में आलोचना की थी। हर किसी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या के रूप में जो जाना जाता है। कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में ईसाई मिशनरियों को कुछ भीड़ के द्वारा जो है मरणासन अवस्था में मरी हुई हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया था और बाद में अंग्रेजों के द्वारा क्या है उसी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए ये हत्याकांड दोहराया गया। तो ये जो बी ऑप्शन है इसमें वो सही है कि जलियांवाला बाग का नरसंहार को निवारक हत्या के रूप में जो मोंटेग ने उसकी आलोचना की है। बाद में कांग्रेस ने इस नरसंहार की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का
गठन किया, जबकि भारत के राज्य सचिव एंटनी मोंटेग ने इस नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया था। निम्नलिखित घटना का सही क्रम क्या है? लिखा हुआ है अगस्त ऑफर, आईएनए परीक्षण, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉयल इंडियन नेवल लेटिंग विद्रोह। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये हुआ 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। तो ये अगस्त ऑफर और आईएनए परीक्षण, तो इसका जो पहला ही आंसर मुझे लगता है सही होना चाहिए, 16 का ए। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका 1, 3, 2, 4, यानी कि पहले जो हुई है वो अगस्त ऑफर आया है। अगस्त ऑफर क्या है जरा डिस्कशन में देखते हैं। लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ये कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, 1942 में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, देखिएगा हमने वही लिखा है। रॉयल इंडियन नेवल सॉरी, उसके बाद आईएनए जो परीक्षण है, ये आईएनए परीक्षण कब हुआ? 1945 से 46 में। ये कब हुआ है? 1945 और 46 में। ये क्या है? जो आजाद हिंद फौज के 3 सेनापति हैं, ठीक है, ढिल्लो नाम दे रखे हैं इसमें, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, पीके सहगल और नवाज शरीफ, इन पर जो लाल किला पे जो मुकदमा चलाया गया वो आईएनए उसमें आता है, इसमें आपके आईएनए परीक्षण में। और रॉयल इंडियन नेवल लेटिंग विद्रोह 1946 में हुआ, और ये विद्रोह हुआ था खराब खाने और सेना में जाति पात के विरोध में, जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तो सही आंसर था इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान चरमपंथी विचारधारा को परिभाषित करता है? चरमपंथी विचारधारा क्या थी? आयाती वस्तुओं पर उन्हें वर्ता देकर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना नहीं, ये स्वदेशी आंदोलन था। याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक तरीकों से शासन प्राप्त करना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि आज़ादी मांगने से मिलने वाली चीज नहीं है, आज़ादी को छीनना पड़ेगा। और लाल बाल पाल की यदि हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये आज़ादी के आक्रामक नेता या गर्म नेताओं में से थे, जिनका मानना था कि आज़ादी छीनने पर ही मिलने वाली है, ऐसे मिलने वाली नहीं है। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है। लेकिन सी क्या है? देश की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, यह भी कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, सैन्य विद्रोह के माध्यम से, ये तो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि सेना पूरी अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। और सही आंसर है बी, याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। और इसमें बाल गंगाधर तिलक और लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के नाम आगे आते हैं। देखिए वही नाम दे रखे। लिखा हुआ है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी थियोडर बेक, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसके पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए, ये बात बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया, ये भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे। बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम लीग से समर्थन न रखकर क्या थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष किसे चुना गया? बदरुद्दीन तैयब को चुना गया। अधिवेशन था मद्रास का, और अधिवेशन था ये तीसरा। तो सही आंसर इसमें क्या है कि कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है, बाकी गलत है। तो 1, 2 और 3 ये आपको मिलते हैं डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। 19, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहती हुई मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में इसकी सहायता कर सकूं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? तो इस कथन का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। कर्जन ये चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो उसके सामने ही समाप्त हो जाए, उसे ये दिन देखने का अवसर प्राप्त हो कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और किस प्रकार वो
खत्म हो गई, और उसी ने ये लाइनें कही थी। आप आंसर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यही है। कर्जन के बारे में आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन यानी कि 1905 में जो सबसे बड़ा काम किया गया वो कर्जन के द्वारा ही किया गया। लिखा हुआ है गदर पार्टी के नेता कौन थे? भगत सिंह, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर। गदर पार्टी के संस्थापक तो लाला हरदयाल थे, और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई है, आपको पता होगा, सैन फ्रांसिस्को। सही है। बीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक की यदि हम बात करते हैं तो ये गरम दल के नेता हैं। बीडी सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई। भगत सिंह HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबरों में एक थे। प्रार्थना और याचना की कांग्रेस नीति अंततः किसके मार्गदर्शन में समाप्त हुई? प्रार्थना और याचना की नीति बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है वो ये समाप्त हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आजादी कोई मांगने वाली चीज नहीं है जितनी सरलता से मिल जाए। अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए हमें कुटिलता पूर्वक षड्यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, और इस प्रकार ये जो नीति थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है समाप्त हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। बेलाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल के साथ चरमपंथी नेताओं में एक थे। तिलक द्वारा दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनके महत्वपूर्ण नारों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में भारी उद्योगों की अनुपस्थिति थी, विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या जमीन में निवेश करने के लिए अमीरों की प्राथमिकता। तो क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भारी उद्योगों की जो थी वो अनुपस्थिति थी। भारत में कोई भी बड़े स्तर पर कल कारखाने नहीं लगाए गए थे जहां पर क्या है कि हम उनका जो कच्चा माल है उसका उपयोग कर सके, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग विकसित नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधनों की कमी इसका कोई रीजन नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को भारत से ढोकर ब्रिटेन ले जाया गया, यहाँ की पूंजी ब्रिटेन पहुंच रही थी, और जमीन में निवेश करने के लिए अमीरों की प्राथमिकता की भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस अभिनव भारत क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज किसके द्वारा? अभिनव भारत की यदि हम बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बीडी सावरकर के द्वारा यूएस की स्थापना की गई थी। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। बीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, और 1904 में यंग इंडिया सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला प्रयोग कौन सा था? तो 1900 यदि हम बात करते हैं 1909 की यदि हम बात करते हैं परिषद अधिनियम को, और ये सबसे छोटा अधिनियम था जो भारत में क्रियान्वित हुआ। लिखा हुआ है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लियामेंटो अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। यह अधिनियम जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव द्वारा तैयार किया गया था। यह अधिनियम भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए सभी प्रयोगों में सबसे छोटा प्रयोग था। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है इसने मई में अपने प्रस्ताव रखे। यह अभी भी एक अखंड भारत चाहता था, ब्रिटिश प्रांतों से बना एक संघीय संघ होना था। उपरोक्त उद्धरण किससे संबंधित है? ठीक है, ये साइमन कमीशन से संबंधित है, गांधी पैक्ट से संबंधित है, क्रिप्स मिशन से संबंधित है, या कैबिनेट मिशन से संबंधित है? तो मई में यदि हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन होना चाहिए। कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि भारत और अंग्रेजों के जो भारत और पाकिस्तान की मांग है वो समाप्त हो जाए। भारत और पाकिस्तान की जो द्विराष्ट्रीय मांग है ये समाप्त हो और भारत ना बटे, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी। देखिएगा 22 जनवरी को कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया और 19 फरवरी 1940 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री CR एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा की तथा भारत छोड़ने की योजना बनाई। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों का उच्चाधिकार प्राप्त मिशन, जिसमें भारत के सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर शामिल थे, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल मई 1946 में मिशन के प्रस्ताव आए, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया और ब्रिटिश प्रांतों से बने अखंड भारत का समर्थन किया। अतः सही उत्तर डी है। ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।